हाँ, नमस्कार साथियों। आज हम बीए सेकंड ईयर के लिए टॉपिक लेकर आए हैं स्विस न्यायपालिका अर्थात स्विट्ज़रलैंड की न्यायपालिका। इससे पहले के वीडियो में हमने स्विट्ज़रलैंड की व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बारे में बात की है। आज हम वहाँ के सरकार के तीसरे अंग न्यायपालिका के बारे में बात कर रहे हैं। स्विट्ज़रलैंड की न्यायपालिका भी अपनी कार्यपालिका की तरह कई मामलों में विशिष्ट है और दुनिया की अन्य न्यायपालिकाओं से भिन्न है। सबसे पहले तो हम बताते हैं आपको कि स्विट्ज़रलैंड का जो संघीय सर्वोच्च न्यायालय है वो वहाँ की सर्वोच्च न्यायिक सत्ता है, अर्थात उसके फैसले के विरुद्ध कहीं भी अपील नहीं की जा सकती। जिस तरह भारत का सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपर होता है और उसके फैसले के विरुद्ध कहीं भी अपील नहीं की जा सकती, यानी कि वो अलग बात है कि आप राष्ट्रपति के पास फौजदारी मामलों में दया याचिका दायर कर दी जाती है, वो मान लें, वो अलग बात है, लेकिन न्यायालय में कहीं और अपील नहीं की जा सकती। वहाँ का सर्वोच्च न्यायालय का गठन कैसे होगा और वो काम कैसे करेगा, अर्थात उसकी प्रक्रिया क्या होगी, ये सब काम करने का या तय करने का अधिकार है वो स्विट्ज़रलैंड की व्यवस्थापिका को, अर्थात जो संघीय संसद है, उसको दिया गया है। अब सर्वोच्च न्यायालय के भीतर अलग अलग तरह का जो प्रशासनिक तंत्र है, जो रीडर वगैरह हैं, और या न्यायालय में जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति क्या होगी, कैसे होगी, वो सब सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो ये वहाँ की बेसिक बात है गठन को लेकर। अब हम बात कर रहे हैं कि वहाँ का जो संघीय सर्वोच्च न्यायालय है उसकी संरचना क्या है। तो हमने पहले भी बताया है और अब फिर बता रहे हैं कि संघीय सर्वोच्च न्यायालय की रचना संघीय संसद के कानून द्वारा निर्धारित होती है। इसी तरह की बात भारतीय संविधान में भी कही गई है कि संसद में वो जो सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होंगे ये सब संसद तय करती है। अतः संघीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या संघीय संसद समय समय पर तय करती है, अर्थात वहाँ कितने न्यायाधीश होंगे, मुख्य न्यायाधीश होगा, ये सब इनकी संख्या है वो स्विट्ज़रलैंड की संसद तय करती है। और ये समय के साथ बढ़ते रहते हैं, क्योंकि अगर भारत में ही बात की जाए तो जब देश आज़ाद हुआ था, संविधान लागू हुआ था, तो उस समय भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 7 न्यायाधीश थे। लेकिन समय के साथ आबादी बढ़ती है, मुकदमों की संख्या बढ़ती है, न्यायपालिका पर कार्यभार बढ़ता है, तो फिर न्यायाधीशों की संख्या भी बढ़ती है और आज 31 है, यानी कि 30 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश, ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या है। तो ये समय समय पर बढ़ती रही है। तो उसी तरह स्विट्ज़रलैंड की जो सर्वोच्च न्यायालय है उनके उसमें जो न्यायाधीश हैं उनकी संख्या भी संसद समय समय पर तय करती रहती है, बढ़ाती रहती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव संघीय संसद 6 वर्ष के लिए करती है। ये अपने आप में एक विचित्र बात है। आमतौर पर दुनिया में न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है, जो सरकार के जो दूसरे 2 अंग हैं, यानी कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से, क्योंकि कई बार तो जो सर्वोच्च न्यायालय है उसको सरकार के फैसलों के विरुद्ध भी सुनवाई करनी होती है और निर्णय देने होते हैं। तो ऐसे में न्यायिक जो स्वतंत्रता है उसका होना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन वहाँ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव वहाँ की संसद यानी कि व्यवस्थापिका करती है और 6 वर्ष के लिए करती है। न्यायाधीशों के पुनः निर्वाचन पर कोई प्रतिबंध नहीं है, यानी कि वो बार बार निर्वाचित हो सकते हैं। फिर वहाँ संघीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम आयु का कोई मापदंड तय नहीं किया गया है। बार बार निर्वाचित होते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई उच्चतम सीमा संविधान में तय की गई हो। लेकिन वहाँ एक परंपरा है कि न्यायाधीश
उस समय अपने पद पर त्यागपत्र दे देता है जब उसकी उम्र 70 वर्ष की हो जाती है। ये अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय से मिलता जुलता है। अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय में कोई सीमा तय नहीं होती है। वो वहाँ 70 वर्ष के बाद वो रिटायर हो जाते हैं, लेकिन उन्हें पूरा वेतन मिलता रहता है, यानी कि उनकी पेंशन नहीं होती है, आजीवन वेतन पाते हैं वो। फिर जो स्विस न्यायपालिका की एक अन्य विशेषता है कि संघीय सर्वोच्च न्यायालय का एक प्रधान, जिसे हम जो चीफ जस्टिस कहते हैं, और एक उप प्रधान होता है जिसका निर्वाचन संघीय संसद 2 वर्ष के लिए करती है, यानी कि 2 वर्ष के बाद वो बदल जाते हैं। हालांकि उनका कार्यकाल एक टर्म में तो 6 वर्ष के लिए होता ही है, लेकिन उस कार्यकाल में वो 2 वर्ष उनको प्रधान या उप प्रधान रहने का अवसर भी मिलता है। फिर है कि संविधान में न्यायाधीशों की योग्यता के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है, यानी कि वहाँ का संविधान ये नहीं बताता है कि स्विट्ज़रलैंड के संघीय न्यायालय में जो न्यायाधीश हैं उनकी योग्यता क्या होगी। संविधान में केवल ये कहा गया है कि कोई विशेष नागरिक जो प्रतिनिधि सभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, संघीय न्यायालय का न्यायाधीश निर्वाचित हो सकता है। यानी कि जो वहाँ की जो व्यवस्थापिका का एक सदन है, लोकप्रिय सदन, प्रतिनिधि सभा, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, अगर कोई व्यक्ति उसका सदस्य बनने के काबिल है, यानी कि प्रतिनिधि सभा का सदस्य बनने के लिए जो उम्र का या दूसरी तमाम योग्यताओं का जो हवाला दिया गया है, उनको कोई व्यक्ति पूरा करता है तो वो वहाँ के सुप्रीम कोर्ट का जज भी बन सकता है। और फिर इसमें कहा गया कि संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते संघीय संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो ये तो खैर दुनिया के और संविधानों में भी होता है, भारतीय संविधान में भी इसी तरह है कि संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते कितने होंगे। लेकिन यहाँ एक जो बात महत्वपूर्ण है कि जो भारतीय व्यवस्था में न्यायाधीशों के वेतन भत्ते संसद द्वारा जारी तो होते हैं, लेकिन संसद उनको घटा नहीं सकती, केवल बढ़ा सकती है। और दूसरी बात यह है कि वो संचित निधि पर भारित होते हैं, अर्थात न्यायाधीशों के वेतन से संबंधित जो भी प्रस्ताव हैं उनको संसद रोक नहीं सकती, उनमें कटौती नहीं कर सकती। तो ये भारत में न्यायपालिका को स्वतंत्र रखने के लिए जो उपाय अपनाए गए हैं, उसी तरह की बात स्विट्ज़रलैंड की संघीय न्यायपालिका में भी हुई है। फिर वहाँ संघीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या है, जो वहाँ का फेडरल जो जुडिशरी है। संघीय न्यायालय का यहाँ मतलब है कि जिस तरह अपना सर्वोच्च न्यायालय है, क्योंकि वहाँ भी तो संघात्मक व्यवस्था है कि एक तो संघीय न्यायालय होता है जो इस तरह जैसे हमारे सर्वोच्च न्यायालय है। हालांकि अपने भारत में न्यायपालिका इकहरी है, लेकिन जैसे अमेरिका में संघीय न्यायालय है, फिर राज्यों के अपने न्यायालय हैं। तो यहाँ कुछ कैंटनों के भी न्यायालय हैं जिस पर हम बात करेंगे। तो अभी तो हम बात कर रहे हैं कि स्विट्ज़रलैंड का संघीय न्यायालय है, उसका अधिकार क्षेत्र क्या है। तो संघीय न्यायालय संघीय कानूनों, कैंटनों के मध्य आपसी विवाद, संघ और कैंटन के मध्य विवाद आदि मामलों पर सुनवाई करता है और अपना निर्णय देता है। तो हमने बताया कि जिस तरह से संविधान में संघ और कैंटनों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है, तो अगर संघीय न्यायालय संघीय कानून के ऊपर कोई मामला आता है तो उसकी सुनवाई संघीय न्यायालय में होती है। कैंटनों अर्थात स्विट्ज़रलैंड में जो प्रांत हैं उनके मध्य आपस में किसी बात को लेकर विवाद होता है, कोई नदी जल या कोई और खनिज संसाधन या दूसरी तरह का कोई विवाद है, तो उनके मध्य कोई आपसी विवाद होता है तो उसका निपटारा संघीय न्यायालय ही करता है। या किसी कैंटेन का किसी संघ के साथ किसी कैंटेन का विवाद है तो उसका निपटारा भी संघीय न्यायालय के अंतर्गत ही होगा। एक तरह से अनन्य जो क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। फिर एक और जो रोचक बात है कि स्विट्ज़रलैंड की न्यायपालिका में न्यायिक पुनरावलोकन की जो व्यवस्था है वो आंशिक है। आमतौर पर जहाँ संघात्मक व्यवस्था होती है
वहाँ सर्वोच्च न्यायालय के पास न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार होता है। इस अधिकार के जरिए सर्वोच्च न्यायालय जो केंद्र और राज्यों के मध्य विधि निर्माण की जो प्रोसेस है उसको सही रखता है, उसको बिगड़ने से बचाता है। अगर ये अधिकार नहीं होता तो आमतौर पर यह खतरा बना रहता है कि कहीं केंद्र राज्यों के अधिकारों का या क्षेत्राधिकार का हनन न कर जाए, उनके विषयों पर कानून न बनाने लग जाए, कहीं अतिक्रमण न करने लग जाए। तो इस स्थिति से बचने के लिए न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान किया जाता है। लेकिन स्विस न्यायपालिका में जो संघीय न्यायालय है उसको न्यायिक पुनरावलोकन का जो अधिकार है वो केंद्रीय स्तर पर नहीं है, अर्थात संघीय व्यवस्थापिका या संघ सरकार द्वारा कोई कानून पारित होता है या कोई विधि निर्मित होती है तो सर्वोच्च न्यायालय या संघीय न्यायालय के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है जिसके तहत वो उनको निरस्त घोषित कर सके। हाँ, संघीय न्यायालय को कैंटनों के मामले में ज़रूर न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार प्राप्त है, वह उन्हें असंवैधानिक घोषित कर सकता है। लेकिन संघीय न्यायालय को संघीय व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों और संघीय सरकार द्वारा जारी आदेशों को निरस्त करने या उनकी रिव्यू करने का कोई अधिकार नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं कैंटनों की अपनी न्यायिक सत्ताएं। कैंटनों की अपनी न्यायिक सत्ताएं कुछ उसी तरह से हैं जिस तरह से राज्यों के उच्च न्यायालय हैं। हालांकि ये उतने प्रभावशाली या व्यवस्थित नहीं हैं जितने अमेरिका में राज्यों के उच्च न्यायालय हैं या भारत में जो हाई कोर्ट हैं। लेकिन इनकी भी अपनी जो कैंटनों के द्वारा अपने क्षेत्र में न्यायिक सत्ताओं का निर्माण किया गया है। ये न्यायिक सत्ताएं राज्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत दीवानी और फौजदारी मामलों में सुनवाई और निर्णय करती हैं। कुछ कैंटनों की साझी न्यायिक सत्ताएं भी हैं। अब बात करते हैं कि अमेरिकी और स्विस सर्वोच्च न्यायालय में भिन्नता क्या है। तो हमने कुछ बातें तो इस वीडियो में पहले भी की हैं, लेकिन अब हम दोबारा करते हैं कि अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड दोनों देशों में संघीय व्यवस्था है। सामान्यतः लगता है कि दोनों देशों की न्यायपालिका भी बहुत कुछ हद तक समान ही होगी, किंतु अमेरिकी और स्विस न्यायपालिका में बहुत से बुनियादी अंतर हैं जो निम्नवत हैं। पहला तो यह है कि स्विस संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन संघीय सभा द्वारा होता है, लेकिन अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति सीनेट की सहमति से राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यानी कि अमेरिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, हालांकि उसके लिए सीनेट की सहमति लेनी होती है। स्विट्ज़रलैंड में वहाँ की संसद करती है। फिर दूसरा है कि स्विस संघीय न्यायालय में न्यायाधीशों का निर्वाचन 6 वर्ष के कार्यकाल के लिए होता है, यद्यपि इनके पुनर्निर्वाचन पर कोई रोक नहीं। किंतु अमेरिकी संघीय न्यायालय के न्यायाधीश सदाचार पर्यंत अपने पद पर बने रह सकते हैं। अर्थात अगर वो कोई कदाचार करते हैं तो ज़रूर उन्हें महाभियोग के जरिए हटाया जा सकता है, लेकिन सामान्यतः जब तक वो सदाचारी हैं वो पद पर बने रहेंगे। ये अलग बात है कि 70 साल बाद वो पद छोड़ देते हैं, लेकिन उनको जो भी वित्तीय लाभ हैं वो बराबर मिलते रहते हैं। अमेरिकी संघीय व्यवस्था में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का बहुत कड़ाई से पालन किया गया है। वह न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका से स्वतंत्र होकर कार्य करती है, किंतु स्विस संघीय व्यवस्था में शक्ति पृथक्करण की व्यवस्था ढीली ढाली है। यह न्यायाधीशों का निर्वाचन भी व्यवस्थापिका करती है और न्यायालय को भी समय समय पर अपनी रिपोर्ट संघीय संसद के पटल पर प्रस्तुत करनी होती है। और अंतिम जो अंतर है महत्वपूर्ण कि यूएसए अर्थात अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है, इसलिए वह संघ की व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के साथ साथ प्रांतों की व्यवस्थापिका और कार्यपालिका द्वारा निर्मित कानूनों और आदेशों की संवैधानिकता का परीक्षण कर सकती है। किंतु
स्विस संघीय व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय केवल कैंटनों की व्यवस्थापिका और कार्यपालिका द्वारा निर्मित कानूनों और आदेशों की संवैधानिकता का परीक्षण कर सकती है। यानी कि यहाँ जुडिशियल रिव्यू केवल कैंटनों के कानून पर है, जबकि यूएसए में यह जो अधिकार है ये दोनों को मिला था, संघ की व्यवस्था जो न्यायालय को भी मिला है और वहाँ के हाई कोर्ट्स को भी मिला है। और संघ केवल केंद्र द्वारा निर्मित कानूनों पर ही नहीं बल्कि प्रांतों के कानूनों पर भी जुडिशियल रिव्यू कर सकता है, और अगर कानून संविधान के विरुद्ध है तो उसे अवैध भी घोषित कर सकता है। अतः संघीय कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के कानून और आदेशों की संवैधानिकता के परीक्षण का अधिकार स्विस संघीय न्यायालय के पास नहीं है। अतः स्विट्जरलैंड में न्यायपालिका के पास न्यायिक पुनरावलोकन की आधी अधूरी शक्ति है। तो ये बेसिक रूप से जो अंतर है, और आज हमने जो बात की है मैं समझता हूँ कि आप समझ पाए होंगे। और अगर फिर भी कहीं कोई बात रही है तो फिर उसको क्लासरूम में सामना करेंगे।